हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा कि अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग यूट्यूब वीडियोज की श्रृंखला में कई सारे चैप्टर को पढ़े थे, फिर आज एक नया चैप्टर को लेकर के आए हैं। आज का चैप्टर है सिविक्स का लेसन 5 है ना, द गवर्नमेंट एट द सेंटर, यानी केंद्र में सरकार, है ना। देखिए इंट्रोडक्शन में जैसा कि आप लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, जो हमारे देश में जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो फेडरल स्ट्रक्चर में है, यानी संघीय रूप में है। सेंट्रल लेवल में गवर्नमेंट है, यूनियन लेजिस्लेचर है यानी संघीय विधायिका है जो देश लेवल के कानून बनाती है, और डिफरेंट स्टेट्स में आपको स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी है। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ने जा रहे हैं, सम स्पेशल एनफोर्समेंट मशीनरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो आपको कानून को इम्प्लीमेंट करती है ना। और हम लोग साथ साथ कुछ ये भी जानेंगे, इसका कानून जो लागू होता है तो उसमें क्या इम्प्लीकेशन होता है, क्या उसमें जकड़न होता है, क्या उसमें विविधताएं होती है, किस तरह के पहलू होते हैं। और इसके संदर्भ में हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। इस चैप्टर में लास्ट में हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, वो है आपको मिनिमम वेजेस एक्ट या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। इस बात को लेकर पढ़ेंगे जिससे कि बातें स्पष्ट हो पाए। ठीक है, देखिए सेकंड टॉपिक इसमें है एजुकेटिव यानी कार्यपालिका। जैसा कि आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो कार्यपालिका यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव जो होती है वो लेजिस्लेटिव के द्वारा बने हुए कानून को इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है। ठीक है, तो इसमें आपको होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में होते हैं द प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्रिपरिषद होते हैं। इनके बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, और ये लोग क्या करते हैं, कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद है सिविल सर्विसेज। जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है, चाहे एजुकेशन का कैबिनेट मिनिस्टर हो या फिनांस का हो या फिर होम अफेयर्स का हो या फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का हो, तो सब मंत्रालय का जो मंत्री होते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के कानून बनाते हैं, है ना, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना, फॉर्मुलेट करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यदि उसको हम यदि गौर से देखेंगे तो एक्चुअल में जो कानून को इम्प्लीमेंट करने वाली होती है सिविल सर्वेंट ही होते हैं, और सिविल सर्वेंट जो होते हैं सिविल सर्विस एग्जाम को पास करके होती हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में जो इम्प्लीमेंट करने वाली जो संस्था होती है वो सिविल सर्वेंट ही होती है ना। ब्यूरो उसको उसके ग्रुप को ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, यानी नौकरशाही कहते हैं, जिसमें अधिकारियों का ग्रुप होता है जो आपको कानून को इम्प्लीमेंट करती हैं। और वास्तव में मंत्रिपरिषद जो होते हैं, मंत्रीगण जो होते हैं, केवल गाइडलाइंस देते हैं, केवल दिशा निर्देश देते हैं, कानून को फॉर्मुलेट करते हैं, लेकिन वास्तव में जो कानून को वास्तविक धरातल पे जो लागू करते हैं आपको, वो होते हैं आपको सिविल सर्वेंट ही होते हैं, है ना। आगे इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए किसी देश की जो पॉलिसी जो है वह इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश का सिविल सर्वेंट यानी नौकर माने भारत जो भी अधिकारीगण है, सिविल सर्वेंट जो है कितना कैपेबल है, कितना आपको स्ट्रांग है, कितना एफिशिएंसी उसमें, कितना दक्षता है, इस बात पर निर्भर करता है। यदि सिविल सर्वेंट स्ट्रांग होगा, स्किल्ड होगा, मतलब ज़्यादा कैपेबिलिटी होंगे, तो वो अच्छे ढंग से पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे और समाज में अधिक बदलाव ला पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि उस देश के सिविल सर्वेंट पे उस देश के विकास निर्धारित करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर। एक बात और, भारत में जो सिविल सर्वेंट का जो सिस्टम है वह आपको गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होते हैं, यानी सरकार के नौकर होते हैं। सरकार हम लोग के द्वारा चुने जाते हैं, और सरकार जो है अपने सरकार को चलाने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं, है ना। यही आपको सिविल सर्वेंट होते हैं। क्योंकि ये सिविल सर्वेंट जो है अस्थायी रूप से अपने ऑफिस में रहते हैं, हालांकि उसका स्थान बदलता है, लेकिन वो अपने पद पे अपने एक निश्चित आयु तक रहते हैं। जबकि जो जितने भी मंत्रीगण होते हैं वो एक समय के बाद बदल जाते हैं, एक पीरियड के बाद वो बदल जाते हैं। तो इसीलिए इनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वह जितने भी सिविल सर्वेंट है वो इम्पार्शियल होकर के निष्पक्ष भाव से सरकार की पॉलिसीज को सभी जगहों पे समान ढंग से लगाएं, किसी के पास कोई भेदभाव न करे, या सिविल सर्वेंट जो होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच नहीं होते हैं, इसलिए उनसे ये इम्पार्शियलिटी की यानी निष्पक्षता की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, चलिए आगे दे स्ट्रक्चर, यानी सिविल सर्वेंट का जो स्ट्रक्चर होता है भारत में
इसकी शुरुआत आपको ब्रिटिश के आने के समय से ही हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इस सिस्टम की शुरुआत किए थे, हालांकि समय के साथ कुछ परिवर्तन हुआ गया। तो स्ट्रक्चर में देखिए इसका 3 टाइप का है। एक है आपको ऑल इंडिया सर्विसेज है ना, जिसमें आपको IAS हो गया यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जैसे आपको डीएम होते हैं। दूसरा इसी में हो गया आपको IPS हो गया यानी इंडियन पुलिस सर्विसेज हो गया, जो प्रत्येक जिला में पुलिस के कप्तान होते हैं। उसके बाद IFS हो गया यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज हो गया, यानी भारत का विदेश में जो अधिकारी होते हैं, राजदूत होते हैं, वो आपको विदेश अधिकारी होते हैं। और दूसरा पर जो होता है, एक हो गया आपको ऑल इंडिया सर्विसेज और दूसरा हो गया आपको सेंट्रल सर्विसेज यानी केंद्रीय सेवा। उसमें भी कई सारे ऐसा माने पद होते हैं जो डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट रहते हैं। उसके बाद होता है स्टेट सर्विसेज यानी राज्य सेवा होता है, जो प्रत्येक राज्य का अलग अलग होता है। तो इंडियन ऑल इंडिया सर्विसेज जो होते हैं, इसका अपॉइंटमेंट जो है UPSC करती है ना। उसको बोलते हैं हम लोग संघ लोक सेवा आयोग। UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको हिंदी में बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। यही जो है संस्था एक ऐसा है जो देश लेवल पे आपको इसका PT लेती है, फिर इसका मेंस लेती है, फिर इसका वाइवा लेती है, फिर उसके बाद जो है इसको ट्रेनिंग होता है, फिर इसका प्रत्येक जिला में जहाँ पे उसका होता है वहाँ पे उसको अपॉइंट किया जाता है। तो UPSC इसका एग्जाम लेती है, उसका सिलेक्शन करती है, और ऐसा माना जाता है कि बहुत ही टफ एग्जाम होता है। सही बात है, लेकिन जो छात्र पढ़ते हैं, जो कैंडिडेट पढ़ते हैं, उसके लिए ऐसा नहीं होता है। तो उसको क्रैक करते हैं और अच्छी क्षमता के साथ वो जो है उस पद पे आते हैं और समाज का, देश का सेवा करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए वर्किंग ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। देखिए सिविल सर्वेंट्स का जो ग्रुप होता है, जैसे ये मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, उसमें बहुत सारे अधिकारी होंगे। तो प्रत्येक डिपार्टमेंट जो है, जैसे शिक्षा हो गया, वित्त हो गया, सड़क हो गया, स्वास्थ्य हो गया, या फिर अब स्वच्छता और पेयजल हो गया, मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट है। तो सब प्रत्येक डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी होते हैं, है ना, सचिव होते हैं, और उस सचिव को मदद करने के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, अंडर सेक्रेटरी होते हैं, यानी कई तरह के अधिकारी और उनके साथ होते हैं सचिव के रैंक के ही, जो उन्हें मदद करते रहते हैं। और ये सारे अधिकारी मिल करके वर्क के प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं, वर्क को आगे बढ़ाते हैं, अच्छे परिणाम लाते हैं। अब देखिए जितने भी डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है, सचिव है, इन सबों का हेड एक होते हैं जिसको बोलते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, है ना, उसको मुख्य सचिव बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी होते हैं उसका हेड आपको कैबिनेट सेक्रेटरी हो गया, और इस ढंग से इसका फंक्शन चलता है। ठीक है, अब आगे है ट्रांजिशन ऑफ फेल्ट नीड ऑफ लॉ, यानी समय के अनुसार कानून में जो बदलाव की आवश्यकता पड़ जाती है, इस बात को यहाँ पे इंगित करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जब लिबरलाइजेशन यानी व्यवस्था में कुछ लचीलापन जो हुआ, उदारतापन आया, कुछ ढील जो दिया गया कानून में, फिर उससे क्या हुआ, तो ग्लोबलाइजेशन हुआ यानी वैश्वीकरण हुआ, यानी भारत का कंपनी अमेरिका में, चीन में, या फिर रसिया में, या फिर अन्य कंट्री में, फिर वहां की कंपनी यहाँ पे आया, यानी उत्पादन करने में एक जो विविधता आई, यानी वैश्विक ग्लोब जो बन गया, विश्व स्तर पे जो संपर्क बढ़ा, जी इससे क्या हुआ, व्यवस्था में चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ। तो स्वाभाविक है जब व्यवस्था में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, तो नए तरह के कानून की आवश्यकता पड़ जाती है, पुराने कानून वहां पे फेल्योर हो जाता है, तो समय के साथ नए कानून की आवश्यकता पड़ जाती है। इसी को पूरा करने के, जैसे देखिए एक बात और यहाँ पे है, साइबर लॉ। पहले आज से देखिए 3-4 दशक पहले यानी 40-50 वर्ष पहले इसकी कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन अब देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऐसा रेवोल्यूशन आया, सूचना क्रांति ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से साइबर लॉ की आवश्यकता पड़ गया। ऑनलाइन कुछ ऐसा फ्रॉड का या ठग्स का एक्टिविटी होता है, तो उस एक्टिविटी को इसी तरह आपको पनिश किया जाता है। फिर देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी सूचना का अधिकार कानून, क्योंकि इसकी भी कोई ऐसा मैंने पहले नहीं ऐसा सोच था, लेकिन समय ऐसा हुआ, लोगों को या संस्था को या सामान्य जनता को कुछ जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आपको ये भी नागरिकों को ये अधिकार मिल गया जो सूचना ले सकता है ना। तो इस ढंग से इस समय के साथ जब आवश्यकता पड़ती है तो कानून में बदलाव होती है। और एक बात और, पहले के समय में आपको क्या होता था, तो कानून जो कुछ ऐसा केसेज होता था, जो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जो केसेज होता था, तो उस केस की सुनवाई करने के लिए बेंच होता जाता था, और बेंच से ऐसा अपेक्षा किया जाता था जिसमें कई सारे जज होते थे
जो किसी भी कानून पर जल्दी डिस्कशन करके उसको सॉल्व किया जाए। लेकिन चूंकि समय, कानून पे भी बोझ, वर्क का बोझ पड़ा, और समय के साथ क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, अधिक तीव्र गति से कानून को सॉल्व करने की आवश्यकता महसूस हुई, तो उस बेंच से अधिक काम नहीं हो पाता था। अब उसके जगह पे क्या हुआ, तो लोक अदालत की शुरुआत हो गई। लोक अदालत, पता है आप लोग सुनते होइएगा कि कभी कभी या तो ऑल ओवर इंडिया में, या कभी कभी आपको डिफरेंट स्टेट्स में वहाँ की सरकार जो है ऐसी योजना इंट्रोड्यूस करते हैं, ऐसा फंक्शन करते हैं, और उस लोक अदालत में प्राय एक दिन का होता है। उस लोक अदालत में कई सारे मैटर को आपसी सुलह के साथ उसको सॉल्व किया जाता है। यानी लोक अदालत शुरुआत करने का यही मकसद रहता है, जिससे कि आपसी समझौता के साथ मामला को सॉल्व किया जाए, इसका यही उद्देश्य रहता है। तो पहले प्राय बेंच से होता था, और अभी भी बेंच है, कई सारे उसमें जज होते हैं और मामला की गंभीरता को देखते हैं, परीक्षण करते हैं, उसके बाद निर्णय देते हैं। लेकिन लोक अदालत एक ऐसा है कि छोटे मोटे मामला को तीव्र गति से सॉल्व करने का एक अच्छा जरिया हो गया। हालांकि अभी कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पहले की बात है, छत्तीसगढ़ में, चूंकि अभी लॉकडाउन है, कोरोना का पीरियड है, लॉकडाउन है, तो अभी ऐसा कुछ फंक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आपको ई लोक अदालत लगाता है। एक जीके का पॉइंट बन गया। छत्तीसगढ़ में की सरकार जो है वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू आपको लोक अदालत का इंट्रोड्यूस किए, और वहाँ पे बहुत सारे मामला का निष्पादन हुआ, और ये एक बहुत ही अच्छा पहल है ना। ओके, एक बात और, आप लोग जो है इस चैनल को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स साथ में उसको शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे को लाभ हो सके। और रही थोड़ा आवाज़ की बात, तो मैं इक्विपमेंट मंगवा रहा हूँ, चूँकि अभी लॉकडाउन है, तो ये आ जाएगा फिर और अच्छा आवाज़ हो जाएगा, है ना। तो आप लोग उसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई यदि दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और यदि अभी देखें आप लोग, जो CBSE 10th का रिजल्ट आया है, उसमें बहुत सारे बच्चे को मायूसी झेलना पड़ा है, बहुत सारे बच्चे प्रसन्न है। तो उस स्थिति को बरकरार रखना है, जी आगे जाकर के खुशियाँ ही खुशियाँ मिले। ओके।